तो ये है तुम लोग का। अच्छा, ये इंस्टॉलेशन कौन करवाया था? वीरेंद्र सर। अच्छा, ये ठीक है। तो तुम लोग किए क्या क्या पहले? अच्छा, ये भी देख लेते हैं। तुम लोग भाई VS कोड तो कुछ दिन से क्या कर रहे हो? यूज ही कर रहे हो। तो VS कोड में तो इशू है नहीं, है ना? अभी तुम लोग कुछ नया क्या किए? तुम लोग प्लेराइट नाम का एक क्या था, लिख देते हैं, ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल, जिसका नाम क्या है? प्लेराइट है। इसी से हम लोग ऑटोमेशन करने के लिए प्लान कर रहे हैं ना। अब इसके लिए हम लोग क्या किए? इसके लिए तो भाई अच्छा, जब भी तुम ऑटोमेशन यूज करोगे, किसी टूल को यूज करोगे, तो उस कंडीशन में तुमको एक लैंग्वेज चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी? एक तुमको प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज चाहिए होगी। और वो लैंग्वेज जो तुमको थोड़ा बहुत पता है वो है क्या? जावा स्क्रिप्ट। तो अब तुमको जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज आती है, तुमको क्या यूज करना है? प्लेराइट। प्लेराइट के साथ ऐसा है जो प्लेराइट कई लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, जावा को भी, जावास्क्रिप्ट को भी करता है, और किसको करता है? जावा को भी। तो अगला काम आपका यही था कि आप प्लेराइट, भाई देखो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई भी टूल हो, यूज करोगे तो सबसे पहले क्या करोगे? कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करने से पहले उसे क्या करना पड़ता है? इंस्टॉल। जनरली तुम देखे हो कि सॉफ्टवेयर को क्या करना पड़ता है? इंस्टॉल करना पड़ता है किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करने से पहले। तो हम लोग क्या यूज करना चाहते हैं? प्लेराइट। हम लोग क्या यूज करना चाहते हैं? एक मिनट, हम लोग क्या यूज करना चाहते हैं? एक मिनट, इसे बंद कर देते हैं से। देखो, हम लोग यूज करना चाहते हैं क्या? प्लेराइट। तो प्लेराइट भी एक ऑटोमेशन टेस्टिंग का टूल है, या एक कहो क्या है? सॉफ्टवेयर है। और बना है किस लैंग्वेज में? जावा स्क्रिप्ट। तो आपको ये सॉफ्टवेयर यूज करना है। ध्यान से समझना, हमें करना है क्या? ऑटोमेशन। ऑटोमेशन करने के लिए, ऑटोमेशन में तुम्हारी हेल्प करने के लिए ऑलरेडी एक बना हुआ सॉफ्टवेयर है जिसका नाम क्या है? प्लेराइट। जिसका नाम क्या है? प्लेराइट। तो आपको सबसे पहले अपने सिस्टम पे यही डाउनलोड करके क्या करना है? इंस्टॉल करना है। तो अगर आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है तो पहला रूल आपको ये समझना है कि आपको, जैसे अभी तक और सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करते थे आप लोग? उसकी साइट पे जाके डाउनलोड करते थे, डबल क्लिक करते थे, नेक्स्ट 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 करते जाते थे, और अंतिम में क्या हो जाता था? वो इंस्टॉल हो जाता था। ऐसे यूज करते थे ना। लेकिन जावास्क्रिप्ट में बने हुए अगर कोई सॉफ्टवेयर है और तुम यूज करना चाहते हो, तो तुम उनको डायरेक्टली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। कैसे? सर ने कैसे किया था? सर ने या तो एक रास्ता शायद ये बताया होगा, सर यहाँ ऊपर ऐसे इस तरह से गए होंगे तो यहाँ दिख रहा है क्या? टर्मिनल। और यहाँ क्या किया होगा इन्होंने? न्यू टर्मिनल। तो ये जो टर्मिनल है, यहाँ से ये चीज़ों को इंस्टॉल कर सकते हैं। एक तो रास्ता ये है। दूसरा, ये जो प्लेराइट नाम का, ये प्लेराइट JS नाम से इन्होंने कुछ बनाया है। कहाँ है यार? डेस्कटॉप पे देख लेते हैं ना, कहाँ पे है। राइट क्लिक करोगे, यहाँ आ जाता है ना, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर। क्लिक करोगे, डायरेक्टली हमको वहाँ पहुँचा देगा। ये देखो, डेस्कटॉप पे प्लेराइट JS नाम का एक फोल्डर है। यही इनका क्या है? प्रोजेक्ट है। या तो हम ऐसा भी कर सकते थे, सीधे इस फोल्डर में आते और यहाँ सेलेक्ट करके लिखते क्या? CMD। बस आपके सिस्टम पे एक बेसिक चीज इंस्टॉल होनी चाहिए जिसका नाम क्या है? Node.js। क्या इंस्टॉल होना चाहिए? Node.js। वो आपके सिस्टम पे है। आप यहाँ से भी चाहें तो प्लेराइट नाम का जो ऑटोमेशन टेस्टिंग का टूल है या सॉफ्टवेयर है, आप यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर रखा कहाँ है? प्लेराइट।
प्लेराइट नाम का सॉफ्टवेयर हम अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर रहे हैं ना। कोई भी चीज़ इंस्टॉल करोगे तो पहले क्या करोगे, डाउनलोड करोगे, तब तो इंस्टॉल करोगे। तो ये बताओ है कहाँ प्लेराइट? तुम सबके सिस्टम पे इंस्टॉल हुआ है कि नहीं? लेकिन कैसे? तुम किसी साइट पे गए, डाउनलोड किए, कहाँ से, कैसे हुआ? किसी फोल्डर में, किसी स्पेसिफिक फोल्डर में। तो ध्यान से सुनो, जो जावास्क्रिप्ट वाले थे, ये नोड.जेएस वाले, भाई नोड.जेएस वाले ही थे जावास्क्रिप्ट वाले, इन लोगों ने क्या किया, इंटरनेट पे एक बहुत बड़ा सर्वर लिया नेट पे, और उस सर्वर पे पूरी दुनिया से बोला कि जो जो लोग जावास्क्रिप्ट में अपना सॉफ्टवेयर बनाए हो, चाहो तो मेरे गोदाम में ले आके रख दो, हम जगह दे रहे हैं। ठीक है, तो दुनिया वाले गए वहाँ रख दिए। इससे हम लोग को क्या फ़ायदा हुआ? पहले हमको अगर सॉफ्टवेयर ढूंढना होता था तो हमको अलग अलग साइट पे जाना पड़ता था, ये सॉफ्टवेयर वो बनाए हैं, वो सॉफ्टवेयर वो बनाए हैं, तो अलग अलग जगह जा रहे हैं कि नहीं। जावास्क्रिप्ट वालों ने कहा कि जो तुम लोग जावास्क्रिप्ट पे अगर कुछ बनाए हो, चाहते हो पूरी दुनिया आसानी से उसे क्या करे, यूज़ करे, तो दो हम उसे कहाँ रख देंगे, अपने गोदाम में या अपने शोरूम में, वहाँ सब वहीं सबके सॉफ्टवेयर रहते हैं, वहीं तुम्हारा भी हम क्या करेंगे, रख देंगे। जिसको चाहिए होगा डाउनलोड करके क्या कर लेगा, इंस्टॉल कर लेगा, यूज कर लेगा। और उसी जगह को उन लोगों ने, जावास्क्रिप्ट वालों ने बोला नोड पैकेज मैनेजर। क्या बोला? नोड पैकेज मैनेजर। इसीलिए याद करो, जब इंस्टॉल किए तो पहला अक्षर क्या लिखे थे, npm ना, पहला npm, फिर जो लिखना था लिखे थे, इनिट लिखे थे, फिर इंस्टॉल लिखे थे, जो लिखे थे, लेकिन सबसे पहले क्या लिखे थे, npm। इसीलिए नोड पैकेज मैनेजर की। अरे यार ये मिलेगा, आओ अच्छा एक काम करते हैं, ये देखो एक साइट है भाई, क्या नाम है, npmjs.com। ये है कि नहीं, ये नहीं है, हाँ यार ठीक है, यही छोड़ो, एक मिनट, ये देखो इस साइट में, अरे यार एप्लीकेशन है, सब कुछ तो पड़ा होता है कहाँ, सर्वर पे ना। तो जानते हो ये जो साइट है जो दिख रही है npmjs.com, ये किसकी, ध्यान से सुनना, जावास्क्रिप्ट बनाने वालों ने ही, जिन्होंने क्या बनाया है, नोड पे काम किया है, जिन्होंने नोड.js बनाया है, उन लोगों ने इंटरनेट पे बहुत बड़ा क्या लिया, सर्वर लगाया, और लगाने के बाद एक URL लिया, URL का नाम क्या था, npmjs.com। और यहीं पे जितने लोगों की क्या है, जावास्क्रिप्ट में बने हुए क्या थे, सॉफ्टवेयर थे, सब लोगों ने यहीं ले आके क्या किए, रख दिए। आ रही बात समझ में कुछ? ऐसे ही प्लेराइट को भी ले आके यहाँ पे क्या किए, रख दिए। अब बताओ हम लोग इंस्टॉल करेंगे तो किसका यूज़ करेंगे, npm वर्ड। तो जो तुम्हारे सिस्टम पे पहले से नोड है कि नहीं है, तुम्हारे सिस्टम पे पहले से नोड.js क्या है, इंस्टॉल्ड है, नोड.js का ही npm है, और npm जानता है मेरी वेबसाइट कहाँ है। इसीलिए तो तुम लोग क्या लिखे थे, सिर्फ npm लिखे, इनिट लिखे, फिर क्या लिखे थे, इंस्टॉल, फिर क्या लिखे थे, प्लेराइट @latest, यही लिखे थे ना, बोलो यही लिखे थे, बैठ बस इतना किया और इंटर मार दिए। अब भाई, और लेकिन हाँ देखो, एक शर्त थी इस लाइन को चलाने से पहले कि तुम नेट से कनेक्टेड होने चाहिए। नेट से कनेक्टेड नहीं रहोगे ना तो फिर ये लाइन चलेगी नहीं। तब ये लाइन जानते हो क्या करेगी, ये जैसे इंटर मारोगे, नोड.js जानता है कि मेरी साइट कहाँ है, जाएगा अपनी साइट से प्लेराइट का जो लेटेस्ट वर्जन है उसे क्या करेगा, डाउनलोड करेगा, और क्या करेगा, इंस्टॉल। कल तभी देखो ध्यान से, कभी भी जब ऐसे करते हो तुम, ऐसे ये देख रहे हो, ये घूम रहा है कि नहीं, ये सब ये चीज़ें लिखता है कि नहीं लिखता, इस तरह से ये चीज़ें क्या करता है ना, इनिट का मतलब होता है इनिशियलाइज। इनिट का मतलब क्या है, इनिशियलाइज। ये तब के लिए होता है जब किसी प्रोजेक्ट में, जैसे मान लो ये जो तुम्हारा फोल्डर है, यहाँ तुम ऑलरेडी इनिट क्या हुआ कर चुके हो,
तुम यहाँ प्लेराइट इंस्टॉल कर चुके हो ना, तो पहले इनिट कर चुके हो ना। जब किसी फोल्डर में पहली बार काम करना क्या करते हैं, जब किसी प्रोजेक्ट में पहली बार काम करना स्टार्ट करते हैं, तब हम लोग लिखते हैं क्या, इनिट, कि भैया नोड पैकेज मैनेजर से कहते हैं कि स्टार्ट करो, इनिट करो। अब इसके बाद बोलते हो क्या, इंस्टॉल, और इसके बाद क्या बताते हो, अपनी जो भी टूल, जो भी सॉफ्टवेयर जो जावास्क्रिप्ट में बना है उसका नाम, और अपने आप क्या हो जाता है, ये डाउनलोड होके इंस्टॉल हो जाता है। डाउनलोड होके इंस्टॉल हो चुका है, पहले जानते हो कहाँ गया है। तो अब अच्छा ये भी देख लो, पहले यही है ना आपका प्रोजेक्ट, सबके प्रोजेक्ट सिस्टम पे बना है, प्रोजेक्ट बना है कि नहीं बना है। ध्यान दिए होते जब तुम लोगों ने प्लेराइट इंस्टॉल किया, उसके बाद देखो एक नया फोल्डर बन गया था तुम्हारे सिस्टम में, बन गया था कि नहीं। उस फोल्डर के अंदर node_modules, जो प्लेराइट डाउनलोड होके इंस्टॉल हुआ है ना, वो यही है। ये देखो अंदर इसी में प्लेराइट पड़ा है कि नहीं पड़ा है, बोलो, है ना। तो जब जावास्क्रिप्ट हम लोग यूज़ करते हैं ना, जब ये npm वाली कमांड चलाते हैं, कौन सी कमांड चलाते हैं, npm वाली, तो चीज़ कहाँ डाउनलोड होती है, आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर बनेगा, नाम क्या है, node_modules, इसी के अंदर होंगे। अच्छा एक चीज़ है, अभी सिर्फ प्लेराइट यूज़ कर रहे हो ना, अभी कल को हम आगे चल के 4 सॉफ्टवेयर और यूज़ करेंगे, किसके, जावास्क्रिप्ट के। तब क्या करेंगे, हम उनको भी इंस्टॉल करेंगे, तो वो लोग भी कहाँ इंस्टॉल होंगे, इसी node_module के अंदर। तो ये बात याद रहेगी आपसे। अच्छा हम लोग क्या डाउनलोड किए हैं भाई, बोलो, प्लेराइट ना, ये पता है ना सबको कि भैया हम लोग प्लेराइट किए हैं, और कमांड चलाए थे, और ब्लैक स्क्रीन पे कुछ इधर उधर चल रहा था, लिख रहा था, और अंतिम में क्या हो गया, मेरा इंस्टॉल हो गया। यही हुआ था ना सबके साथ, ठीक है। तो इसी के अंदर है ना क्या है, प्लेराइट। अच्छा प्लेराइट जरा ओपन करें, प्लेराइट कैसा दिखता है, जैसे VS कोड कैसा दिखता है जिसको यूज़ कर रहे हो, ये ब्लैक सा दिखता है, अगल बगल वो है क्या है, बटन सटन है, ये सब है कि नहीं है। अच्छा ये क्रोम कैसा दिखता है ना, बटन दिख रहा है, ये वो सब कुछ दिख रहा है। लेकिन प्लेराइट भी यार एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो दिखेगा नहीं, यही इसी के अंदर है प्लेराइट। ऐसा नहीं है कि प्लेराइट खोलोगे प्लेराइट दिखेगा, पीला पीला लिखा रहेगा, हरा हरा, कि भैया ये क्या है, प्लेराइट है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तब प्लेराइट में मिलेगा क्या तुमको, सवाल ये उठता है ना। और इन लोगों ने तुम्हें एक टूल दिया है, टूल का नाम क्या है, फिर से वही बात बोल रहे हैं हम, क्या है, प्लेराइट। अच्छा ये बताते, पहले ये बताओ हम लोग करना क्या चाहते हैं, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस का क्या करना चाहते हैं हम लोग, ऑटोमेशन। तो पहले तो एक बात जान लो, इसी काम को करने का एक क्या है, टूल है, जिसका नाम क्या है, प्लेराइट। तो ये बता दें पहले हम आपको एक चीज़, हम चाहें तो एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन का ऑटोमेशन बिना किसी टूल के भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं, हम सिंपल सी बात कर रहे हैं कि हमको एक एप्लीकेशन ऑटोमेट करने के लिए बोलो, तो वो हम एप्लीकेशन क्या कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं बिना किसी टूल का यूज किए। अच्छा ऑटोमेशन टेस्टिंग के कुछ टूल का नाम पता है, एक प्लेराइट का नाम पता है जो फेमस है इस समय, एक क्या है, सेलेनियम का नाम याद रख लो, और एक नाम, एक प्लेराइट, एक सेलेनियम और एक साइप्रेस, 3 नाम तो याद ही रखो, प्लेराइट, सेलेनियम और क्या, साइप्रेस। और चाहो तो एक टूल और याद रख दो, क्या, UFT। ये लोग क्या हैं, ऑटोमेशन टेस्टिंग के क्या है, टूल। तो पहले तो ये दिमाग में रखो, मान लो मेरे पास ये टूल ना हो और हमको तब भी ऑटोमेशन का क्या होता है, देख तो लिए ही हो तुम लोग कुछ कोड वोड लिख रहे थे, चला रहे थे, ब्राउजर अपने आप खुल रहा था कि नहीं खुल रहा था, अपने आप लिख रहा था कि नहीं लिख रहा था, यही क्या था,
ऑटोमेशन था। तो वही काम हम चाहें तो बिना प्लेराइट के भी कर सकते हैं, बिना साइप्रेस, बिना सेलेनियम, बिना यूएफटी के भी कर सकते हैं। लेकिन जानते हो क्या होगा? कितनी लाइन का कोड लिखे थे तुम लोग? वीरेंद्र सर दिखाए थे ना, 3 4 5 लाइन 6 लाइन लिखे थे। 5 6 लाइन में तुम लोग ब्राउजर भी लॉन्च कर ले रहे थे, यूआरएल भी खोल ले रहे थे और एक अक्षर लिख भी दिए थे। क्या कहीं कुछ टाइप किए थे यूजर ने पासवर्ड कुछ, या चलो नहीं भी किए, मतलब इतना काम कर दिए थे कि नहीं? किसके सहारे? प्लेराइट के सहारे। हम चाहे तो बिना प्लेराइट के भी कर सकते हैं, लेकिन तब उसी काम को करने के लिए हमको 250 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। बोलो, लिखें? मतलब हम चाहें तो ऑटोमेशन कर सकते हैं बिना किसी टूल के। तब हमें समझो हर चीज क्या करनी होगी, स्टार्टिंग से हमें खुद करनी। लेकिन अब दुनिया में कई लोग आए जो लोग ऑटोमेशन टेस्टिंग का क्या बना दिए, टूल बना दिए, और कहे कि जो जो काम तुम्हें करना होता है, जैसे ब्राउजर लॉन्च करना, यूआरएल ओपन करना, कहीं यूजर नेम डालना, कहीं पासवर्ड डालना, कहीं क्लिक करना, यही सब काम करते हो ना एप्लीकेशन पे। कह दिया कि जो जो काम तुम्हें करना है, जैसे मान लो हमें क्या करना है, फेसबुक पे एक फ्रेंड को क्या भेजनी है, रिक्वेस्ट भेजनी है, तो क्या करेंगे बताओ? पहले ब्राउजर लॉन्च करेंगे, फिर यूआरएल ओपन करेंगे, फिर यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन बटन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, फिर फ्रेंड्स पेज पे जाएंगे, फिर फ्रेंड लिस्ट खोलेंगे, फिर उसमें या जिसको सर्च करना होगा पहले क्या करेंगे, हम सर्च करेंगे, उसका नाम आएगा, ओपन करेंगे, फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट की क्या होगी, बटन होगी, उस पर क्लिक करेंगे। इतना करेंगे तब होगा ना। अब हमें यही मैनुअली नहीं करना है, यही क्या करना है, ऑटोमेट करना है। यही काम करने के लिए अगर हम कोड करें तो हमें कोड लिखना पड़ेगा, इसके लिए क्या, कई 100 लाइन। तो लेकिन कुछ लोग अब दुनिया में आए, उन्होंने कहा कि तुमको कई 100 लाइन लिखने की जरूरत नहीं। जैसे हमको लगता है ना, एक छोटा सा काम है, क्या ब्राउजर क्या हो गया, लॉन्च हो गया। हमको लगता है एक छोटा सा काम है, क्या है, यूजर, उसमें यूआरएल क्या हो गया, ओपन हो गया। लेकिन यूआरएल ओपन करने के लिए, ब्राउजर लॉन्च करने के लिए 50 लाइन का क्या लिखना पड़ेगा, कोड। अब कुछ लोग दुनिया में आए जो हर काम को करने का कोड क्या किए, खुद से लिख दिए और सारा कोड इकट्ठा एक जगह रख दिए और उसी को बोलने लगे कि हम लोगों ने क्या बना दिया है, ऑटोमेशन टेस्टिंग का एक क्या बना दिया है, टूल बना दिया है। अब दुनिया को अगर ऑटोमेशन करना है, उसे ये करना है, जितना हम बताया फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है तो मुश्किल से 12-15 लाइन का कोड लिखेगा और उसका क्या हो जाएगा, फ्रेंड रिक्वेस्ट क्या हो जाएगा, सेंड कर देगा। आ रही बात कुछ समझ में? अच्छा ये बताओ, हमें करना क्या होता है एक एप्लीकेशन पे, एक वेब एप्लीकेशन पे टेस्टिंग करो चाहे जो करो, तो क्या करते हो यार, यही करोगे ना। कहीं जाओगे, यूजर ने कहीं कुछ लिखोगे, कहीं क्लिक करोगे, कहीं माउस लेके जाओगे, कहीं राइट क्लिक करोगे, कहीं यही सब करोगे ना। कहीं फोटो खोलोगे, कहीं डाउनलोड करोगे, कहीं अपलोड करोगे, यही सब कमावा तो करते हो तुम लोग। तो बस कुछ लोग दुनिया में आए, वो लोग कहे ये सारा काम करने का हम लोग कोड लिख के आपको दे देंगे, और उसी को वो लोग बोलने लगे क्या, ऑटोमेशन टेस्टिंग का टूल। मतलब ये समझो हर काम को करने का उन लोगों ने कोड लिख के बना के आपको दे दिया। समझ लो आपको एकदम रेडीमेड चीज क्या हो गई है, मिल गई है, बस आपको क्या करना है, उसे यूज करना है। टूल का मतलब कुछ समझ रहे हो? जैसे हम लोग प्लेराइट है, इसके पहले हम लोग तो जैसे एक टूल और है क्या, सेलेनियम। एक टूल है जिसका नाम क्या है, सेलेनियम है। एक टूल है जिसका नाम क्या है, साइप्रेस है, यूएफटी। सारे टूल क्या करते हैं, सारे टूल ने बस यही किया है, उन्होंने कहा कि आपको जो जो काम करना पड़ता है, सब काम को करने का कोड हम लोग क्या कर दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं। आपको अब मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जैसे याद करो, तुम लोग को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी, बस तुम लोग डॉट क्लिक लिख दो तो वो क्या कर देगा, क्लिक कर देगा। डॉट फिल लिख दो तो जाके क्या कर देगा, टाइप कर देगा। लेकिन फिल जो है वहां टाइप कराने का असली कोड कम से कम 70 लाइन का होगा। तो वो लोग कहे कि तुमको 70 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। वो लोग 70 लाइन तुम्हारे लिए क्या किए, लिख दी। और लिखने, अच्छा
अब इसका एक सबूत दिखाते हैं, देखो जरा, यही है ना प्लेराइट, है क्या प्लेराइट में यार? जरा ओपन करते हैं, चलो किसी को प्लेराइट, चलो अंदर, क्या है प्लेराइट में? ये देखो क्या है, ये क्या लिखा है, ये क्या है? इंडेक्स करके लिखा है। चलो लिब में चलते हैं, ये इन प्रोसेस लिखा है, इन प्रोसेस फैक्ट्री लिखा है, लिखा है कि नहीं लिखा है? जरा ध्यान से पढ़ो यार, सारी फैक्ट्री कैसी है? जावास्क्रिप्ट की है। क्या किया है उन लोगों ने तुम्हारे लिए? बस यही किया, हर काम को करने का कोड लिख दिया। कैसे लिखा? जावास्क्रिप्ट में लिखा। किसमें लिखा? जावास्क्रिप्ट में लिखा। कैसे लिखा होगा? अरे यार जैसे तुम लिखते हो, ये देखो, ये सब बना नहीं रहे हो, फंक्शन वंक्शन, लूप वूप नहीं दिख रहा है कुछ, ये देखो ये सब क्या दिख रहा है? इफ नहीं दिख रहा है, फंक्शन है, इफ है, यही सब तो है यार। अरे यार जैसे तुम नहीं कोड लिखते हो, वैसे ही उन लोगों ने हर काम करने का कोड पहले ही क्या किया? लिख दिया। समझ रहे हो? अब तुम्हारी जिंदगी एकदम आसान। तुमसे बोला कि बस तुम इतना सीख लो कि किस काम के लिए भाई, अच्छा किस काम के लिए कौन सा मेथड है, किस काम के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट है, किस काम के लिए कौन सा मेथड है, बस इतना ही तुम क्या करो, सीख लो। और बस तुम्हें क्या करना है? तुम्हें 60 लाइन नहीं लिखनी है, तुम्हें बस क्या करना है? उसे कॉल करना है। क्या है इसके अंदर? ये जो प्लेराइट है, ये जो तुम्हारा टूल है, इसके अंदर क्या मिलेगा? कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी ढेर सारी जावास्क्रिप्ट की फाइलें। ढेर सारी जावास्क्रिप्ट की क्या मिलेंगी? फाइलें। इनके अंदर क्या लिखा है? कोड। हर काम, सोचो यार, जानते हो कितनी जावास्क्रिप्ट की फाइलें होंगी पूरे इसके अंदर, प्लेराइट के अंदर? मेरे ख्याल से प्लेराइट के अंदर कितनी भी कम होंगी, और तो ज़्यादा कुछ है नहीं। जरा बताते हैं तुमको। अच्छा कितना आया भाई? कितना आया? 465 आइटम्स और भी हैं। कम से कम जानते हो क्या लिखा है? ये जो प्लेराइट नाम का टूल तुमको मिला है, कैसे बना है? ऐसे बना है। कम से माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाया है ना, तो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने एक क्या बनाई होगी? एक टीम बनाई है, जिसमें 40 से 50 बंदे क्या किए होंगे? उन्होंने हायर किए होंगे। 50 लोग क्या किए होंगे? हायर किए होंगे। और वो 50 लोग मिलके यही कोड लिखे हैं जो तुमको यहाँ दिखाई दे रहा है। साल, 1.5 साल, 2 साल क्या किए होंगे? इसमें 40-50 लोग अपना क्या लगाए होंगे? समय लगाए हैं, तब ये एक टूल बना है जिसका नाम क्या है? प्लेराइट। अंदर क्या मिलेगा? अरे जावास्क्रिप्ट में कोड लिखा है यार, तो अंदर जाओगे तो क्या मिलेगा? वही क्या क्या देखे हो जावास्क्रिप्ट में अभी तक? वेरिएबल देखे हो, लेट देखे हो, यही सब देखे हो ना? लेट देखे हो, कॉन्स्ट देखे हो, इफ एल्स देखे हो, और क्या देखे हो? फॉर लूप देखे हो, फंक्शन देखे हो, ऑब्जेक्ट देखे हो। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या थी? प्रॉपर्टी और वैल्यू। और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या था? मेथड। इतना ही तो देखे हो ना? तो वही कंसेप्टवा सब यूज करके ये लोग भी कोड लिखे। बस इन्होंने ये कर दिया, तुम्हारी जिंदगी कैसे आसान कर दी। क्लिक करने के लिए 60 लाइन का कोड चाहिए था ना, तो एक इन्होंने एक मेथड बनाया क्लिक नाम का, और उसके अंदर वो 60 लाइन क्या की? लिखो। अब तुमको क्लिक करना है तो तुम्हें सिर्फ क्या करना है? क्लिक नाम का उनका मेथड या फंक्शन क्या करना है? कॉल करना है। हाँ, मतलब समझो जरा, पहले समझो एक ऑटोमेशन टूल होता क्या है। यही है ऑटोमेशन टूल जो यहाँ दिख रहा है। और तुमको लग रहा होगा हमको, अरे देखो सारा कोड हमको फ्री में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बताओ, ये जितना कोड है इसमें 3-4 तो लिखा हुआ, 3-4 फाइलों में मिल गया है नहीं? जानते हो इसको लिखने में कितना पैसा लगा होगा? कम से कम 30-40 करोड़ खर्चा हुआ होगा, ज़्यादा 50-60 करोड़ लगा हुआ है लिखने में। लेकिन 50-60 करोड़ में लिखवा के और नेट पे क्या कर दिए? डाल दिए। पूरी दुनिया में कोई भी चाहे तो कमांड प्रॉम्प्ट खोले या VS कोड में टर्मिनल खोले और सीधे क्या लिखे? npm init playwright install playwright @latest। अपने आप क्या हुआ? वो डाउनलोड होके आपके इंस्टॉल। और क्या मिलेगा आपको? यही मिलेगा सिर्फ ये कोड। लेकिन तुम्हें इसको खोलना नहीं है, इसमें देखना नहीं है, बस तुमको अब सीखना है।
कि इसके अंदर हर काम को करने के लिए कौन है। इसके अंदर ढेर सारे फंक्शन होंगे ना, ढेर सारे मेथड होंगे, ढेर सारे क्या होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे। यही अब तुम्हें सीखना है कौन सा ऑब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं है। तो बात समझ में कुछ आई? पल्ले पड़ा कुछ? टूल ऐसे ही होते हैं सारे, जैसे साइप्रस भी ऐसा ही है, सेलेनियम भी ऐसा है। सेलेनियम भी अपना उठा के दे देगा, कहेगा ले जाओ। हर काम करने का रेडीमेड कोड लिख के हम रख दिए हैं। और जानते हो अब एक दो तो है ना, ढेर सारा है ना, तो इकट्ठे भाई देख रहे हो, इसके अंदर ढेर सारी JS फाइलें हैं, पूरे को मिला के क्या बोल रहे हैं, टूल बोल रहे हैं। ऐसे सेलेनियम वाले भी करते हैं, ऐसे ही साइप्रस वाले भी करते हैं। दुनिया का हर टूल का कंसेप्ट यही है। तो अब बात समझ में कुछ आई? तुम्हें क्या सीखना है? तुम्हें ये सीखना है कि प्लेराइट में क्या क्या है। प्लेराइट में तुम्हें यही सीखना है कि किसी काम को करने के लिए प्लेराइट में, उसके अंदर प्लेराइट के अंदर कुछ ना कुछ होगा जरूर। जैसे तुमको हमें सर जी क्लिक करना है, सर जी हमें ब्राउजर क्लोज करना है, हमें बंद करना है, हमें 2 ब्राउजर खोलना है, हमें URL खोलना है, हमें लिखना है, हमें मिटाना है। तुम ये सारे काम करना चाहते हो ना, तो जितने भी काम हैं सब के लिए वो लोग मेथड बना बना के रखे। अब बस तुमको यही सीखना है किस काम के लिए कौन सा मेथड है, तुम्हें यही याद करना है। हाँ, तुम्हें याद रखना है, उनका नाम याद रखोगे तभी तो उनको यूज कर पाओगे। अब आ जाओ, तभी देखो ये स्टार्टिंग भी हुई। लो स्टार्टिंग भी देखते हैं क्या हुआ। तुम लोग ये तो कोड लिख के बैठे हो पहले से ही, है ना? क्या लिखा हुआ है? सब लोग लिखे हुए इतना कोड। सबसे पहले लिखा है क्या? इंपोर्ट। पहले ये बताओ, सब काम करने का कोड कौन तैयार करके बैठा है? प्लेराइट ने। प्लेराइट खुद कहाँ बैठा है? नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स के अंदर। तो तुम तो पहले ही नियम देख के बैठे हो कि दूसरे की JS की फाइल का हम कोड यूज नहीं कर सकते। भाई ये कौन सी है, इसका नाम क्या है बताओ? प्लेराइट डॉट। लेकिन एक चीज किया करो यार, जरा नाम ऐसा रखने से बचा करो जैसे प्लेराइट टूल ही है और तुम अपने ही प्लेराइट अपने कोड का नाम लिख दोगे तो दिक्कत हो सकती है। चलो वैसे इतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन चलो रीनेम कर देते हैं। कैसे? MJS है मॉड्यूल जावास्क्रिप्ट। मॉड्यूल को इंडिविजुअली रन करने के लिए यूज होता है, आगे हम बताएंगे इसको। MJS में M जो है वो क्या है, लिख देते हैं। क्या लिखे बताओ? testing.mjs। भाई देखो कैसे कोड लिखना है, तुमको पता है ना हम इस समय कहाँ खड़े हैं? testing.mjs के अंदर। अगर हम किसी दूसरे मॉड्यूल, दूसरे जावास्क्रिप्ट का फाइल का कोई मेथड, फंक्शन कुछ कॉल करना चाहेंगे तो क्या करना होगा? इंपोर्ट करना होगा ना यार। अब बताओ, जो प्लेराइट है इसका अपना थोड़ी ना है। प्लेराइट भी तो कहीं से क्या किया है, डाउनलोड करके रखा है ना। कहाँ रखा है? नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स के अंदर। तो भैया उसकी चीजें यूज करनी है तो सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा। तुमको पता है ना, दूसरे JS फाइल से कुछ भी उठाना है तो पहले क्या करोगे तुम? इंपोर्ट करोगे। तो देखो इसीलिए सबसे पहला स्टेटमेंट क्या लिखा गया है? इंपोर्ट। इसके बाद ये लिखते हैं क्या इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या है। तो जान लो उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है क्या? क्रोमियम। क्या नाम है? क्रोमियम। वैसे एक चीज इसको क्रोमियम में रखते हैं। तो पहले ये लिख देते हैं तुम लोगों को। क्रोमियम क्या है? क्या है तुम्हें पता है ना। यहाँ जब तुम लोग इंपोर्ट करते हो तो तुम क्या क्या इंपोर्ट कर सकते हो? फंक्शन भी इंपोर्ट कर सकते हो, ऑब्जेक्ट भी इंपोर्ट कर सकते हो और वेरिएबल भी इंपोर्ट कर सकते हो। हम इंपोर्ट कर रहे हैं क्या? क्रोमियम नाम का ऑब्जेक्ट। अब तुमको ऑब्जेक्ट के बारे में बड़ी एक बेसिक सी बात पता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर 2 चीजें होती हैं, प्रॉपर्टी और वैल्यू एक चीज, और दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है? मेथड, जिनके अंदर कोड लिखा जा सकता है, जिनके अंदर काम किया जा सकता है। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट के आगे डॉट लगाओगे ना, तो हमेशा तुम्हारे पास जैसे तुम एक ऑब्जेक्ट के आगे डॉट लगाओगे अपने आप एक लंबी सी क्या खुल जाएगी? लिस्ट
और वो होगी लिस्ट में होंगे, किसका नाम होगा, उसके मेथड्स का नाम, उसके मेथड्स का जैसे नाम क्या है, कनेक्ट ओवर सीडीपी, एक्जीक्यूटेबल पाथ, लॉन्च परसिस्टेंस कॉन्टेक्स्ट, लॉन्च सर्वर नेम, ये सब क्या है, इसके मेथड क्या है, इसके मेथड के नेम है। ठीक है, तो लॉन्च भी एक क्या है, ये तो सबको पता है कि नहीं। जब ऑब्जेक्ट रहता है मेरे पास, डॉट लगाते हैं तो क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी और ऑब्जेक्ट के मेथड। तो प्रॉपर्टी नहीं होगी तो नहीं आ रहा है, या जो भी है मेथड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसमें एक मेथड है जिसका नाम क्या है, लॉन्च। तो देखो वही लॉन्च नाम का मेथड कॉल किया गया। अच्छा ये बताओ, चाहे एक मेथड हो चाहे फंक्शन हो, मेथड हो या फंक्शन हो, वो लोग कभी कभी एक चीज मांगते हैं ना, क्या, पैरामीटर। जब उनको कुछ बाहर से चाहिए होते हैं तो क्या मांगते हैं, पैरामीटर। कभी ध्यान दिया तुमने, जावास्क्रिप्ट वालों ने, दुनिया की लगभग हर लैंग्वेज वालों ने, तुम ध्यान से देखना, वो लोग मेथड के आगे हमेशा क्या बनाते हैं, एक ब्रैकेट, एक कटोरे जैसा बनाते हैं। जानते हो क्यों, पैरामीटर लेने के, क्योंकि पैरामीटर का एक कंसेप्ट ऐसा है जो दुनिया की हर लैंग्वेज में है, तो उसमें पैरामीटर में वैल्यू लेने के लिए ही ये ब्रैकेट बनाया गया है। ऐसा नहीं देखने में सुंदर लगेगा इसलिए बना दिया है ना। देख रहे हो क्या कर रहे हो, लेट ब्राउजर, हाँ बता रहे हैं। तो ये बात समझ, ये पैरामीटर में भेजे क्या, हेडलेस फॉल्स। हेडलेस फॉल्स का मतलब होता है ब्राउजर आपको दिखाई देगा, अगर ट्रू कर देंगे ना तो चलेगा लेकिन दिखाई नहीं देगा। इतनी बात समझ में आती है। अच्छा अब एक बात और ध्यान से सुननी समझनी है, याद करिए, पुरानी बात पूछेंगे। एक मेथड क्या करता है, कुछ काम करता है, मेथड के अंदर कोड लिख सकते हो कि नहीं, और इसके बाद क्या कर सकता है, दो चीजें, या तो रिटर्न करता है मेथड, या तो रिटर्न नहीं करता। रिटर्न कैसे करता है, अरे रिटर्न लिख दोगे तो रिटर्न करेगा, रिटर्न नहीं, अगर जैसे अच्छा एक चीज, चलो ये फटाक से बनाते हैं, एक मेथड बनाए, चलो एक बनाते हैं, लेट एक्स बराबर लो, एक ऑब्जेक्ट बन गया ना, और फिर यहाँ लिख देते हैं क्या, y कोलन 100, एक प्रॉपर्टी बना दी, या न भी बनाते, और यहाँ पे एक मेथड बना देते हैं। मेथड कैसे बनता है, मेथड का देंगे क्या, नाम ब्रैकेट ऐसे, ठीक है। ये है मेथड का क्या नाम, एक मेथड बना दिया। ऐसे कितने बना सकते हैं हम, चाहे जितना मेथड बना दें, जैसे एक बना दिया, मान लो एक लॉगिन बना दिया, और एक बना दिया क्या, नाम तो कुछ भी दे सकते हैं, एक का नाम रख दिया क्या, लॉगआउट, और एक कॉमा रहता है ना, देखो बोलो इतनी बात सबको समझ में आ रही दिख रहा है। एक मिनट, क्या छूट गया, अच्छा ये, हाँ, तो लॉगिन और लॉगआउट नाम के दो बन गए क्या, फंक्शन। अच्छा जरा देखना, अब सब लोग ध्यान से देखना, हम ऊपर का पहले तो सारा कोड क्या कर देते हैं, ऊपर का सारा कोड हम कर देते हैं कमेंट, बस इतना, नीचे देखो। अब ये देखो एक्स, अच्छा एक काम करते हैं, सब लोग ध्यान से देखना, यहाँ पे लिख देते हैं, कुछ भी लिख दें क्या, लेट बी बराबर क्या 100 लिख दिया, या बी बराबर लिख दिया, मान लो कंफ्यूजन होगी क्या 300। लॉगआउट में लिख दिया लेट सी बराबर ए बी सी डी, ये कोड लिख दिया। कोई कुछ गड़बड़ लिखा है, लिख सकते हैं ना ऐसा हम, अगर गलत लिखे हो तो वैसे भी एरर दे देता, रेड कलर से कर देता, सब सही है। अब मान लो अच्छा अगर हमें लॉगिन को कॉल करना है तो हम क्या लिखेंगे, x डॉट क्या लॉगिन, देखो दो मेथड आ रहे हैं कि नहीं, लॉगिन और लॉगआउट, एल लिख दिए, देखो वैसे तीनों आ रहे हैं, लॉगिन भी आ रहा है, लॉगआउट भी आ रहा है, और y नाम का वेरिएबल भी आ रहा है ना। देखो चिन्ह भी अलग है, कलर भी अलग है, इसका कलर थोड़ा कैसा है, ब्लू टाइप का है, थोड़ा हल्के नीले रंग का है, और वो बैगनी कलर का है, ठीक है।
तो लोग कॉल कर सकते हो। लॉगिन नाम का मेथड तो तुमने क्या किया, कोई दिक्कत, चलाएं। लो भाई चलाए, चल गया। तुम कहोगे सर जी कुछ प्रिंट नहीं किया हुआ, तो भाई कंसोल डॉट लॉग लिखोगे तब तो प्रिंट होगा, नहीं लिखोगे थोड़ी प्रिंट होगा। लिख देंगे, रहने देते हैं, क्या दिक्कत है, कोड लेकिन चला है। प्रिंट होना ना होना कोई अलग, प्रिंट होने का मतलब आप प्रिंट करा रहे हो, नहीं कराओगे तब भी तो कोड चलेगा ही चलेगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। अब बच्चे ये बताओ हमको, हम लिखें लेट ए बराबर, बताओ सही, और इसके बाद हम लिखें, सब लोग बताओ क्या आंसर आएगा। ये सब लोग ध्यान से देखो क्या प्रिंट होगा, बोलो क्या एरर आएगी कि नहीं आएगी? क्यों आएगी? क्योंकि देखो हम x ऑब्जेक्ट का कौन सा मेथड कॉल कर रहे हैं, लॉगिन, जो कि कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। जब रिटर्न नहीं कर रहा है तो वेरिएबल में तुम स्टोर क्या कर रहे हो? एक अगर फंक्शन हो चाहे मेथड रिटर्न नहीं कर रहा है तो आप जबरदस्ती रिटर्न ले नहीं सकते, ठीक है। अगर ऐसे लिख दे तो अब बताओ, अब यहां रिटर्न b होगा तो b आएगा किसके पास, a के पास। अब क्या प्रिंट करेगा, आया कि नहीं आया? अच्छा, और अच्छा ये अब बताओ क्या प्रिंट होगा, एरर आएगी ना, क्योंकि लॉग आउट रिटर्न नहीं। तो ये जान रहे हो ना, मतलब ये लाइन तभी सत्य हो सकती है जब सामने वाला मेथड कुछ क्या करे, रिटर्न करके दे, अदरवाइज बेवजह तो नहीं लिख सकते ना। तो देखो ये बताने की वजह क्या थी, यहां देखो, ये देखो कि तुमने लिखा क्रोमियम डॉट क्या, लॉन्च। लॉन्च एक मेथड है, लॉन्च एक मेथड है किस ऑब्जेक्ट का, क्रोमियम ऑब्जेक्ट का। किस ऑब्जेक्ट का, क्रोमियम ऑब्जेक्ट का। तो आज से याद रख लेना, जो लॉन्च क्या है, मेथड है, ये भी लिख दे रहे हैं किसका मेथड है, क्रोमियम का क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसका मेथड है कौन, लॉन्च। ये मेथड याद रख लो रिटर्न करता है, रिटर्न नहीं कर रहा होता तो ऐसे थोड़ी नहीं स्टोर कर लेते। बात समझ में आ रही है? तो ये हम देखो देख के जान गए कि ये रिटर्न कर रहा है, और क्या रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न। अच्छा देखो, एक वेरिएबल में क्या रख सकते हो, एक वेरिएबल में दुनिया की दो ही चीजें रख सकते हो, या तो कोई वैल्यू या तो कोई ऑब्जेक्ट, या तो कोई वैल्यू या तो कोई ऑब्जेक्ट। तो ये लॉन्च मेथड जो है, ध्यान देना सब लोग इस पे, ये जो लॉन्च मेथड है ये रिटर्न करता है क्या, ऑब्जेक्ट। किसका, ब्राउज़र। किसका, ये लिख दे रहे हैं, किसका, ब्राउज़र। तुम कहोगे सर जी बोल रहे हो आप ये देख के, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, ब्राउज़र ना। तो देखो यहाँ ब्राउज़र की जगह अगर हम लिख दें क्या लिख दें हम, बी लिख दें। ब्राउज़र की जगह क्या लिख दें हम, बी लिख दें। तो बस यहाँ ब्राउज़र जहाँ है यहाँ क्या लिख दें, बी लिख दें। ये अब भी काम करेगा। तो ध्यान से समझना, ये जो लेट लिख के लिखा है ये क्या है, वेरिएबल का नाम। ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये लॉन्च मेथड रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट, और संजोग से उसका नाम क्या है जिस ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है, ब्राउज़र। याद रखना इस ब्राउज़र का बी क्या है,
कैपिटल में है, ब्राउजर का बी किस में है, कैपिटल में है। यहां तुम बी लिखो कि बी आर लिखो या कि क्या लिखो, ब्राउजर लिखो, फर्क नहीं पड़ता। बस यहां ब्राउजर लिखोगे तो जहां जहां इसे यूज करोगे क्या लिखोगे। तो बताओ लाइन नंबर 5 चलेगी तो क्या होगा। लाइन नंबर जब 5 चलेगी ना, लाइन नंबर 5 चलेगी तो क्रोमियम का ऑब्जेक्ट का लॉन्च मेथड चलेगा और वो रिटर्न करके देगा आपको किसका ऑब्जेक्ट, ब्राउजर का, तो जो इस वेरिएबल में है। अब ब्राउजर डॉट लिख रहे हो तो इसका मतलब किसका मेथड कॉल, किस बताओ ब्राउजर वेरिएबल में किसका ऑब्जेक्ट है। ना 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 ना, इसलिए देखो नाम थोड़ा, चलो इसका नाम इसीलिए हम ऐसा रखते हैं, क्या लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, BRW। अब बोलो अच्छा बताओ BRW वेरिएबल में क्या है। लॉन्च मेथड किसका है, क्रोमियम का, और क्रोमियम ऑब्जेक्ट का लॉन्च मेथड रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट किसका, ब्राउजर का। अब उस ऑब्जेक्ट को तुम चाहे ए नाम के वेरिएबल में रखो, चाहे बी नाम के वेरिएबल में रखो, चाहे BRW। अब बताओ BRW के पास क्या है, BRW के पास क्या है, ब्राउजर का ऑब्जेक्ट है। अरे यार क्रोमियम डॉट लॉन्च लिखा है ना, इसका क्या मतलब है कि क्रोमियम ऑब्जेक्ट का लॉन्च मेथड चल रहा है। अब लॉन्च मेथड किसी का भी ऑब्जेक्ट कोई भी वैल्यू रिटर्न कर सकता है जैसा उसको बनाए, तो वो रिटर्न कर रहा है किसका ऑब्जेक्ट, ब्राउजर का, किसका, ब्राउजर का। याद रहेगा, यहां ध्यान देना, क्रोमियम अलग ऑब्जेक्ट है और ब्राउजर अलग ऑब्जेक्ट है। क्रोमियम ऑब्जेक्ट का मेथड है क्या, लॉन्च, और ये देखो BRW डॉट क्या लिखे हो, न्यू पेज ना। तो मेरे भाई अब यहां लिखते हैं जो ब्राउजर क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसका मेथड क्या है, न्यू पेज है। ब्राउजर क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसका मेथड कौन है, न्यू पेज है, और ये जो मेथड है क्या करता है, रिटर्न करता है। देखो रिटर्न कर रहा है तभी तो स्टोर कर रहे हो, और रिटर्न क्या स्टोर रिटर्न करता है जी, ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है उसका नाम क्या है, तो जान लो क्या है, पेज। यहां P भी लिख सकते थे मेरे भाई, यहां क्या लिखते हो ये मैटर नहीं करता, ये पेज का P किस में है, कैपिटल में। भाई यहाँ कंफ्यूजन तुम लोग को हो रही होगी तो हम इसको भी लिख दे रहे हैं क्या, चलो क्या लिख दे रहे हैं, पेज। तो ये बताओ ब्राउजर के ब्राउजर ऑब्जेक्ट के कौन सा मेथड, न्यू पेज मेथड ने क्या रिटर्न किया, ऑब्जेक्ट किसका, पेज का। पीजी में किसका ऑब्जेक्ट है, पेज का। तो पीजी डॉट करोगे तो किसके मेथड आएंगे भाई, जिसका ऑब्जेक्ट है, पेज का ऑब्जेक्ट है तो मेथड किसके आएंगे, पेज के। अब पेज का एक मेथड है जो तुम्हारे सामने है जिसका नाम क्या, गो टू। आ रही बात समझ में। और गो टू मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करता। फिर आगे क्या लिखा गया है, पीजी डॉट क्या लिखा है, टाइटल। तो जो पेज खुला था उसके टाइटल लेके आया था क्या, और फिर यही इसको क्या किया था, प्रिंट कर दिया। चला था कोड, ये चला होगा आई थिंक। यहाँ पे जैसे ये खुल गया, कुछ प्रिंट हुआ क्या, ये सब या इधर उधर कुछ प्रिंट हुआ है क्या यार? अच्छा प्रिंट किए क्या हो, टाइटल। चलो इसको छोड़ो। हाँ 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 वही ब्राउजर का ही,
वही उसी का रहेगा, ब्राउज़र का ही रहेगा, पेज का। लेकिन देखो इसलिए हम नाम बदल दिए, कंफ्यूज मत होना। यही तुम्हें आज याद करना है कि तुम कितने ऑब्जेक्ट देखे हो यहाँ। आज तुमने देखे हैं, एक ऑब्जेक्ट देखा है जिसका नाम क्या है, क्रोमियम। एक देखा है जिसका नाम क्या है, ब्राउज़र। एक देखा है जिसका नाम क्या है, पेज। सबसे पहले क्रोमियम का ऑब्जेक्ट का लॉन्च मेथड कॉल करोगे, किसका ऑब्जेक्ट पा जाओगे, ब्राउज़र का। ऑब्जेक्ट ब्राउज़र का है, वेरिएबल में रख रहे हो, वेरिएबल का नाम तो कुछ भी हो सकता है। फिर इसके बाद जो तुम्हारे पास ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट है, तो ब्राउज़र के ऑब्जेक्ट का मेथड कॉल कर रहे हो, कौन सा, न्यू पेज। हवा में थोड़ी ना कॉल कर ले रहे हो भैया, इसके अंदर ये ब्राउज़र दिख रहा है, पेज दिख रहा है, क्रोमियम दिख रहा है, ऐसे थोड़ी ना हवा में मेरे भाई। इसी के अंदर हैं सब लोग बैठे हुए, इसी में ब्राउज़र भी बैठा है, इसी में पेज भी बैठा है। अंदर जाके ढूंढोगे दिखेगा, न्यू पेज नाम का मेथड बैठा रहेगा, फंक्शन बैठा रहेगा, सब बैठे हैं उधर, तभी तो आ रहा है। और सबकी अपनी जगह है, फिक्स है कि कौन कहाँ है और कहाँ नहीं है। जैसे ये लॉन्च मेथड कहाँ है, क्रोमियम में। अब तुम दूसरे ऑब्जेक्ट का लेके सोचो हम वो मेथड कॉल करेंगे तो कैसे होगा, नहीं होगा ना। तुम्हें जैसे यहाँ बताओ, अभी हम यहाँ कोड लिखे थे, यहाँ भाई ये लॉगिन मेथड किसके पास है, इस ऑब्जेक्ट के पास, एक्स के पास है कि नहीं है। अब हम बुलाने के टाइम पे नाम के बुलाएंगे तो आएगा, नहीं आएगा ना यार। तो जो चीज़ जहाँ रखी है वहीं से तो बुलाओगे उसको। अब देखो क्या करो, हाँ कहाँ पे, अच्छा बताते हैं। इतनी बात समझ में आई सबको, थोड़ा बहुत करके देखे हो ना सब लोग। पहले तो आज इतना करके देखो, नकल मारो, बस कॉपी करो, जैसे एग्जैक्टली हम कर रहे हैं वैसे ही करने की क्या करो, कोशिश करो, बस तुम्हें इतना ही काम करना और इतना कर ले रहे हो। अच्छा एक चीज़ और सुनना ध्यान से, हर लाइन पे क्या लिखा है, अवेट। तुम्हें लिखना इस समय क्या है, मस्ट है। जब भी कोई लाइन लिखोगे तो सबसे पहले जहाँ कोड लिखोगे वहाँ क्या लिखोगे, अवेट। इसका रीज़न हम आगे बताएंगे, इसका रीज़न हम आगे बताएंगे। नहीं लिखोगे तो ये चलेगा प्रॉपर नहीं, इसीलिए हर लाइन में अवेट लिखना, ठीक है, ये ज़रूरी है। आगे अभी हम एक दो क्लास के बाद मतलब समझाएंगे कि अवेट हम लिखते क्यों हैं, ठीक है। तो अच्छा इतना तो दिख रहा है। मेरे पास क्या है, पेज का ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, पेज का। जिस वेरिएबल में रखे हैं उसका नाम क्या रखे हैं, पीजी। हम तो कुछ भी नाम रख सकते हैं वेरिएबल का। अब देखो, अच्छा हमें करना क्या है पहले ये बताओ। अच्छा सामने क्या है हमारे, एक एप्लीकेशन है ना, एक वेब एप्लीकेशन है ना, दिख रहा है। तो पहले तो ये देखते हैं इसको बोलते क्या है, ये क्या है, ये वी टाइगर है, ठीक है, अच्छी बात है। कहाँ खोले हो, ये कौन सा ब्राउज़र खोले हो, क्रोम खोले हो ना। क्रोम में तुमने URL डाला लोकल होस्ट :8888 और तुम्हारे सामने एक सॉफ्टवेयर खुल गया जिसको तुम लोग बोल रहे हो क्या, वी टाइगर, यही ना, बोलो कोई तो दिक्कत। अच्छा यहाँ भी आके देखते हैं। यहाँ पे क्या है, फ्लिपकार्ट है। अब फ्लिपकार्ट में हम आए, फ्लिपकार्ट में आने के बाद जैसे ये फ्लिपकार्ट खुला हुआ है, ध्यान से समझना, ये सामने दिख रहा है मेरे, ठीक है। अच्छा ये जो सामने दिख रहा है इस समय, इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, हम लोग बोलते हैं उसको क्या, UI या क्या बोलते हैं, यूज़र इंटरफेस। मतलब अच्छा फ्लिपकार्ट यूज़ कर रहे हो ना, फ्लिपकार्ट की सारी चीज़ें तो कहाँ रखी हैं, सर्वर पे। लेकिन तुम यहाँ से, हाँ डेटाबेस पे, सर्वर पे ये सारी चीज़ें रखी हैं, लेकिन तुम कहाँ से यूज कर रहे हो उसको, तुम यहाँ से यूज कर रहे हो कि नहीं, तुम यहाँ से यूज कर रहे हो कि नहीं, कहाँ से यूज कर रहे हो, कहाँ से, UI से। कैसे यूज कर रहे हो, UI से। फिर से एक बार याद दिलाएं तुमको। अच्छा अभी ये जो सामने दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, UI का मतलब यूज़र इंटरफेस, मतलब वो चेहरा जहाँ से यूजर उस सॉफ्टवेयर को क्या करेगा, यूज करेगा, उसी को बोलते हैं क्या, यूज़र इंटरफेस। इसलिए देखो वर्ड फेस है इसमें। अच्छा ये बताओ, प्ले राइट भी एक सॉफ्टवेयर है, प्ले राइट का चेहरा दिखाई दिया,
बस अंदर फोल्डर था, फोल्डर के अंदर क्या दिख रही थी, जावास्क्रिप्ट की फाइलें ना। तो वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जिसके पास यूजर इंटरफेस नहीं था। लेकिन ये फ्लिपकार्ट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके पास यूजर इंटरफेस है। अच्छा ये देखो सामने खुला, ये जो ये VS कोड है, दिख रहा है ना, अटन बटन सब कुछ है ना, इसके पास भी यूजर इंटरफेस है। लेकिन बहुत से ऐसे भी सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके पास यूजर इंटरफेस नहीं होता। ये देखो एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, ये यूजर इंटरफेस है। अच्छा देखो हम लोग कर क्या रहे हैं, फिलहाल हम आए फैशन में आए और क्या किया, सपोज करो मेंस जीन्स पे क्या किए, क्लिक किए। ध्यान से देखना, अभी हम इस पे क्या किए, मेंस जीन्स पे क्लिक किए, ये घूमने लगा ऊपर और जीन्स आ गई सारी। तो पहले ध्यान से समझो हुआ क्या, जैसे ही आपने मेंस जीन्स पे क्या किया, क्लिक किया, वैसे ही तुरंत यहाँ से क्या गई, रिक्वेस्ट गई। क्या गई, रिक्वेस्ट। कहाँ गई, सर्वर के पास। तुम्हें पता है ना दुनिया दो भागों में बटी हुई है, एक क्या है, क्लाइंट है, और एक क्या है, सर्वर। चलो एक इस पे बताओ। यार ये पूरी दुनिया, बस पूरा कंप्यूटर का सिस्टम दुनिया में यही चल रहा है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। मतलब एक होता है क्या, एक होता है क्या, एक होता है सर्वर, और इधर एक सॉफ्टवेयर को यूज करने वाले लोग होते हैं ना, सब लोग अपने अपने कंप्यूटर, ये छोटे छोटे सबके क्या है, मान के चलो कंप्यूटर है। जो लोग सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहते हैं, मान लो सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, फ्लिपकार्ट है, मान लो क्या है, फ्लिपकार्ट। तो इन लोगों को, ये जो लोग अपने क्रोम ब्राउजर में लिखेंगे क्या, flipkart.com और इंटर मारेंगे, इन लोग को क्या बोला जाता है, हाँ इन लोग को बोला जाता है क्या, क्लाइंट। तो बताओ कितने क्लाइंट हैं, जैसे यहाँ 4 दिख रहे हैं, लेकिन अगर रियल लाइफ की बात करें तो फ्लिपकार्ट को यूज करने वाले कितने लोग हैं, लाखों लोग हैं। तो लाखों लोग एक साथ क्या कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट को यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उन सबको बोला जाएगा क्या, क्लाइंट। सब लोग ऐसे अपना अपना क्रोम ब्राउजर खोल के बैठे हैं और flipkart.com लिखते हैं, या मेन में गए और टी शर्ट्स पे क्या किया, क्लिक करते। जैसे ही ये टी शर्ट्स पे क्लिक करते हैं तो ये क्लाइंट से एक क्या जाती है, रिक्वेस्ट जाती है। अच्छा क्लाइंट पे जो चीज है जिससे, अच्छा रिक्वेस्ट तुम कैसे भेज रहे हो, हम कोई रिक्वेस्ट थोड़ी नहीं भेज रहे हैं, बस हम यहाँ आके क्या कर दिए, फॉर्मल शर्ट्स पे क्या कर दिए, क्लिक कर दिए। जैसे ही तुम क्लिक करोगे यहाँ से एक रिक्वेस्ट जाएगी कहाँ, सर्वर पे। अब सर्वर पे देखो क्या क्या रखा है, सर्वर पे भाई सारी शर्ट्स रखी हैं जो आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये सब कुछ कहाँ रखा है, बिल्कुल सही, ये सब कहाँ रखा है, डेटा शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं क्या, DB। अच्छा और यहाँ सर्वर पे और एक चीज क्या रखा है, ये भी लिख दे रहे हैं। सर्वर पे एक इंपॉर्टेंट चीज रखी है, वो है क्या, डेवलपर का लिखा हुआ क्या रखा है, ठीक है। और एक चीज और रखी है, बिल्कुल रखी है क्या, डिजाइन। अच्छा देखो क्या होता है, जैसे ही क्लाइंट यहाँ क्या भेजता है, जैसे ही तुम यहाँ आते हो और मान लो हम मेन में गए और टी शर्ट्स पे क्या किए, क्लिक किए। जैसे ही क्लिक किए टी शर्ट्स भले आ गई तुरंत, लेकिन हुआ क्या मालूम है, यहाँ से तुरंत रिक्वेस्ट गई क्लाइंट के पास से, किसके पास, फ्लिपकार्ट के सर्वर के पास, जो कि मे बी कहाँ बैठा है, बेंगलोर में। अब वहाँ डेवलपर के कोड ने इस रिक्वेस्ट को लिया, रिक्वेस्ट में था कि क्या देखना है, टी शर्ट्स ना, सारी टी शर्ट्स की डिटेल और जितनी फोटो सब कुछ कहाँ, डेवलपर का कोड जो था, डेवलपर का कोड डेटाबेस में जाके सारी शर्ट निकाला और यहाँ से डिजाइन जहाँ रखी थी सारी, एक डिजाइन निकाला। डिजाइन का मतलब देख रहे हो, एक उससे आता है ना, एक लेआउट रहता है ना भाई, दाहिने साइड कुछ रहेगा, ऊपर ये लिखा रहेगा, ऐसे रहेगा, ये डिजाइन है कि नहीं है। ये जो डिजाइन है, ये डिजाइन भी वही, वहाँ ढेर सारी डिजाइन बन के रखी हुई है, कपड़े की, इसकी उसकी,
बस उस डिज़ाइन को डेटाबेस के साथ क्या किया, डेटाबेस से क्या निकाला, डेटा निकाला, डिजाइन से क्या निकाला, डिजाइन, दोनों को क्या किया, मिक्स किया या इंटीग्रेट किया, और इंटीग्रेट करने के बाद क्या भेज दिया, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स पे में कस्टमर को क्या दिखा दिए, अब उसके कंप्यूटर में क्या दिखा, उसके कंप्यूटर में एक क्या दिखी, डिजाइन। कस्टमर को क्या दिखी, डिजाइन, जिसके अंदर था डेटा, है कि नहीं भाई। देखो एक लेआउट में, एक डिजाइन में चीजें आई है कि नहीं आई, और बताओ क्या क्या डेटा आया। ये सब आया ना, 489 रुपया 1999 का था, इतना डिस्काउंट दे रहे हैं, ये शर्ट का कलर है, ये दाम है, ये नाम है, ये कंपनी का नाम है, सब कहाँ है, सब रखा है डेटा कहाँ, डेटाबेस के अंदर। डेवलपर क्या करता है, डेवलपर का कोड यही करता है कि डेटाबेस से डेटा निकालता है और डिजाइन से क्या निकालता है, डिजाइन, दोनों को मिक्स करके भेज देता है, कस्टमर को वही चीज दिखती है। ठीक है, और यही बिल्कुल सही, ये क्या है आपका, ये है क्या, क्लाइंट ने जो भेजा सर्वर के पास वो क्या था, रिक्वेस्ट, और जो सर्वर ने भेजा किसको, फिर क्लाइंट को, वो क्या है, रिस्पॉन्स। तो समझ में आई बात कुछ। तो ये जो है तुमको सामने यहां दिख रहा है, इसमें क्या क्या है, इसमें डिजाइन भी है और डेटा भी है। डेटा कहां से आ रहा है, डेटाबेस से, सर्वर से उठ के डेटा आ रहा है। ये डिजाइन भी कहां से आ रही है, ठीक है, और ये डिजाइन बनी कैसे, एक सवाल ये भी तो उठता है, ये डिजाइन है क्या। तो एक काम करते हैं, ये पेज दिख रहा है, इसको राइट क्लिक करते हैं, कर दिया, और एक ऑप्शन आ रहा है क्या, व्यू पेज सोर्स, और यहाँ ये सब दुनिया भर की बातें लिखी हैं, बोलो लिखी है कि नहीं, देखो कई चीजें लिखी है कि नहीं, इसी की वजह से ये दिख रहा है। एक काम करते हैं, जैसे ये देख, ये एप्लीकेशन दिख रहा है, वी टाइगर, ये एकदम नीला रंग, ये वो पूरा लिखा पढ़ा सब दिख रहा है, ये इसके दिखने की वजह ये है, यहाँ से नहीं सर, राइट क्लिक करो और क्या करो, व्यू पेज सोर्स, ये जो तुमको ये सब दिखाई देता है ना, कि यार ये ऐसा दिख रहा है, ये नीले रंग का है, पीले रंग का है, हर चीज की वजह कहाँ छुपी है, उसकी ये लाइनें हैं। तो ये जो तुमको बना हुआ दिखाई दे रहा है वो इन्हीं लाइनों की वजह से दिखा। और कंप्यूटर में जब भी कुछ लिखा जाता है तो किसी न किसी किस में लिखा जाता है, लैंग्वेज में लिखा जाता है, और ये जो इस लैंग्वेज में लिखा गया है उसका नाम क्या है, HTML। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, दुनिया की सबसे आसान लैंग्वेज में ये आती है, नाम क्या है, HTML, ठीक है, और उसी में ये सब बना है। मतलब यार देख रहे हो, मतलब जो हम यहाँ बोल रहे थे अभी ना कि डेवलपर वो यहाँ पे रखा है क्या, डिजाइन, वो डिजाइन जो रखी है वो किस लैंग्वेज में बना के रखी है, HTML। और एक चीज़ तुमको और बता दें, कंपनियों में अक्सर क्या होगा मिलेगा जानते हो, एक मिनट, HTML अक्सर कंपनियों में तुम्हें ये मिलेगा, डिज़ाइन करने वाले बंदे और रहेंगे, डेवलप करने वाले बंदे और रहेंगे। तो ये जो HTML में कोड लिख के डिज़ाइन बना रहे हैं, ये अलग लोग हैं, इनको बोलते हैं हम लोग क्या, इन्हीं को बोला जाता है, इन्हीं को लोग बोलते हैं क्या, वेब डिज़ाइनर। ये उसका चेहरा बनाते हैं, वो इसका क्या बनाते हैं, चेहरा। जैसे मान लो एक रोबोट हो, काम कर रहे हो, लेकिन कोई आएगा टीन का डब्बा सब्बा पहना दिया, उसको चेहरा हाथ पैर दे दिया, तो वो चेहरा बनाने वाला काम किसका है, वेब डिज़ाइनर, जो किस भाषा में कोड लिखता है, HTML। और ये जो डेवलपमेंट का कोड करता है ये अलग बंदा होता है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जो HTML है ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसीलिए HTML वेब डिज़ाइनर्स को बहुत सैलरी नहीं मिलती, इनको बहुत सैलरी, वेब डिज़ाइनर्स को बहुत सैलरी नहीं मिलती, क्योंकि ये किस पे काम करते हैं, HTML।
और डेवलपर किसकी जिम्मेदारी लेता है? डेवलपर जिम्मेदारी लेता है डेटाबेस की और इनकी डिज़ाइन। डेवलपर का काम यही है बस कि रिक्वेस्ट के हिसाब से डेटाबेस से क्या निकालना, डेटा, और HTML वाली जो डिज़ाइन बनी हुई है डिज़ाइनर की, वो डिज़ाइन उठाना, दोनों को मिला के कस्टमर के पास क्या कर देना, भेज देना। तो ये जो बना है, ये जो तुमको दिख रहा है पूरा हरा पीला लाल, ये किस लैंग्वेज में बना है? HTML। याद रहेगा लैंग्वेज का नाम? इस लैंग्वेज का नाम क्या है? HTML। HTML में ही ये बना है, क्योंकि ये देखो तुमको दिखा भी रहे हैं, है ना। अच्छा एक चीज़ अगर हम खुद बना के दिखाएं क्या? कुछ हम थोड़ा सा कुछ खुद ही बनाते हैं। लो पहले देखो कितनी आसान लैंग्वेज है, मतलब एक एप्लीकेशन जैसा छोटा सा हम खुद बनाते हैं नोटपैड में। लोगों के लिए फोटो चाहिए हो, इमेज है लोगो, उसकी फोटो चाहिए होगी ना, इमेज चाहिए होगी ना। ठीक है, पोस्ट ये डिजाइनिंग का मतलब तुम लोग इसको सोच रहे हो उसके जैसे फोटोशॉप या कोरल ड्रा है, ये वैसा नहीं है। ये वेब डिजाइनिंग का है, वेब एप्लीकेशन डिजाइन करने के लिए बनता है, समझ रहे हो। फोटो बनाने के लिए इसका यूज नहीं होता। चलो इसे दिखा, पहले देखो एक काम करते हैं, ये लैंग्वेज कैसे लिखी जाती है। देखो ये भाषा लिखने वाला आदमी सबसे पहले क्या लिखता है? HTML लिखता है, सबसे पहले ये लिखता है। इस भाषा की एक और क्वालिटी है, ये हमेशा एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है। एंगुलर ब्रैकेट है ना ये, या इसको हम बोल सकते हैं ग्रेटर देन लेस देन के अंदर। और इसकी एक क्वालिटी है इस भाषा की कि अच्छा ये जो लिखा है, क्या लिखा है? HTML। इसको बोलते क्या है मालूम है? टैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैग। और देखो तो याद रहेगा, HTML को क्या बोलेंगे? टैग। और किसके अंदर लिखी जाएगी ये? एंगुलर ब्रैकेट के अंदर। आ रही बात समझ में? और इसका नियम एक सुनो, जिस टैग पे शुरू होगी उसी टैग पे खत्म होगी। कहने का मतलब कुछ ऐसा, HTML पे शुरू हुआ है तो अंतिम में भी HTML रहेगा, एक स्लैश रहेगा और क्या रहेगा? बोलो समझ में आई बात? अब इसके बाद ये लिखो, यहाँ क्या लिखा है? यहाँ क्या लिखा है? हेड लिखा है ना। तो यहाँ देखो हेड पे शुरू हुई है तो फिर क्या होगी? हेड पे खत्म होगी। इसकी यही क्वालिटी है इस लैंग्वेज की, ऐसे लिखी जाती है। फिर लिख रहे हैं क्या? टाइटल। टाइटल पे शुरू होगी तो फिर क्या होगा? टाइटल पे खत्म होगी। क्या बहुत मुश्किल लैंग्वेज है? आसान है ना। जैसे यहाँ टाइटल में लिख दें एक्सपर्ट व्यू ऑटोमेशन। अच्छा एक आदमी के अंदर क्या होता है? सिर होता है, हेड होता है और क्या होती है? बॉडी होती है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे भी HTML के अंदर एक हेड होता है और एक क्या होता है? बॉडी। क्या लिख दिया हमने? तो बॉडी पे शुरू होगा तो बॉडी पे ही क्या होगा? खत्म होगा। और फिर यहाँ बॉडी के अंदर क्या क्या होगा? जैसे ये लिख दें, यहाँ पे हम क्या लिख दिए हैं? क्या लिखे? इनपुट लिखे, टाइप बराबर क्या लिखे? टेक्स्ट, और बस यही लिखे। और फिर तुमको पता ही है जिस पे शुरू होगा उसी पे क्या होगा? खत्म होगा। और फिर क्या लिखा? इनपुट टाइप की जगह टेक्स्ट की जगह लिख दिया क्या? पासवर्ड। फिर लिख दिया, मान लो हमने क्या लिख दिया? बटन। बटन पे शुरू किया और बटन पे क्या लिख दिया? खत्म किया और लिख दिया क्या? लॉगिन। ये हो गया HTML। ऐसे ही लिखता है HTML का डिजाइनर। कोई बहुत मुश्किल काम
नहीं, 2 ही चार्ट होते, इसमें नियम है। जिस टैग पे शुरू करोगे उसी टैग पे क्या करोगे, खत्म करोगे। और ये समझा दिया जाता है इस काम के लिए ये टैग है, इस काम के लिए ये टैग है। वो लोग आसानी से लिखते हुए चले जाते हैं। उनको वेरिएबल की झंझट, मेथड का झंझट, क्लास का झंझट, ऑब्जेक्ट का झंझट कुछ भी नहीं रहता, इसलिए इसको बड़ा आसान माना जाता है। इसको जरा सेव करें, लो सेव कर दो। कहाँ सेव कर दिए, डेस्कटॉप पे। नाम रख देते हैं माई कोड और डॉट क्या लिख देते हैं, HTML। ऑल फाइल्स सेव कर दो। बोलो सेव हो गया कि नहीं, कहाँ है, ये है ना माई कोड। ओपन करें, आया कि नहीं आया, बोलो। ऐसे ही एप्लीकेशन बनते हैं कि नहीं बनते हैं, ऐसे क्लिक कर हैं। अरे यार ऐसे तो HTML बनती है, और क्या रखा है। जो एप्लीकेशन तुमको दिखते हैं सारे, ये हो चाहे फ्लिपकार्ट हो चाहे अमेजन हो, सब ऐसे ही बनाए गए हैं। पहले HTML बनाया होगा, HTML के अंदर हेड बनाया होगा, हेड के अंदर अब हम तो 7-8 लाइन का कोड लिखे। ये देखो क्या लाइन लिख के बैठा है, ये कितनी लाइन लिख के बैठा है, 131 लाइन लिख के बैठा है। यही 131 लाइनें हैं जो ये बना रही हैं। अरे यार इसी में हम चाहते तो इधर उधर की चीजें दे देते ना, कलर वलर इधर उधर दे देते ना, तो मेरा भी सब रंगीन हो जाता। बना सकते हो, बना लो, बना सकते हो, एकदम बना सकते हो, क्यों नहीं बना सकते। हाँ हाँ कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ठीक है। तो ये बात समझ में आई बात आपको। राइट क्लिक करके देख रहे हो, तो यार ये जो दिख रहा है सब किसकी वजह से दिख रहा है, इसकी वजह से। और ये कहाँ से आ रहा है, सर्वर से। भाई डेवलपर का कोड क्या करता है, सर्वर से क्या भेजता है, वही HTML के अंदर डेटा को मिक्स करके तुम्हारे पास क्या करता है, भेज देता है, तुमको यहाँ दिखता है। इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा ये बताओ, अगर इसकी वजह से ये बना है, तो अगर ये यहाँ दिख रहा है, जैसे ये लिखा है पावर्ड बाय वी टाइगर CRM, तो बताओ इसके लिए कोई ना कोई लाइन इसके अंदर होगी कि नहीं होगी। भाई जब इसी से ये बना है, मतलब यहाँ जो कुछ दिख रहा है उसके लिए एक लाइन पीछे होगी जरूर। बस ये थोड़ा सा मुश्किल, जैसे हम तुमसे पूछें कि यूजर नेम की लाइन कहाँ है, तो तुमको कहाँ होगी बताओ। तो कोई तुमसे कहे यूजर नेम ये यहाँ जो लिखा हुआ है जिसमें हम लिखते हैं, इसका HTML वाला कोड कहाँ है, तो हम तुमको बता दें कहाँ है, इसी के अंदर, इसी के अंदर, इसी 140 लाइनों में उसकी भी लाइन लिखी है। क्लियर है इतनी बात। ये बताओ पहले, बोलो HTML का थोड़ा आइडिया है अब। ये HTML एक लैंग्वेज है, तुमको लिखनी नहीं है, बस थोड़ी सी यही 2-3 बेसिक बात समझनी जो समझाए। क्या समझाए, ये बात याद रखें, जिस टैग पे शुरू होगी उसी टैग पे खत्म होगी। और एंगुलर ब्रैकेट के अंदर टैग होंगे, ठीक है। अच्छा तब ये कुछ वर्ड देख लेते हैं। एंगुलर ब्रैकेट, ये यहाँ पे टैग क्या है, यहाँ इस लाइन में टैग क्या है, बोलो। ना टैग है क्या, HTML। इस लाइन में टैग क्या है, हेड। इस लाइन में टैग क्या है, टाइटल। हाँ, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर जो पहला वर्ड होता है उसी को बोलते हैं क्या, टैग। ये इनपुट क्या है, टैग है। ये टाइप टैग नहीं है, टैग कौन है, इनपुट। ये इनपुट टैग है, ये बटन टैग है, ये बॉडी टैग है। एंगुलर ब्रैकेट के अंदर वो ये लिख देते हैं, फर्स्ट वर्ड इन एंगुलर ब्रैकेट इज कॉल्ड टैग या फिर HTML। हाँ टाइप नहीं है। अच्छा समझ में आया। और दूसरा नियम क्या है, पहला नियम, और हाँ ये भी लिख देते हैं, ऑन विच
tag, it will start, it will end also on same tag। और बस ना, और एक चीज और बोल दे, ये क्या है? टैग के अंदर लिखा है ना क्या? टाइप बराबर टेक्स्ट। टैग के अंदर क्या लिखा है? टाइप बराबर टेक्स्ट ना। टाइप बराबर क्या लिखा है? पासवर्ड ना। तो ये जो बराबर करके लिखा है इसको बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट। और बराबर करके जो लिखा है उसको क्या बोलते हैं? तो बताओ ये 4-5 चीज अगली क्लास में पहचान लोगे HTML के अंदर? ठीक है, क्या करें? हाँ, हम कहेंगे एट्रीब्यूट का नाम क्या है, तो कहोगे टाइप। वैल्यू क्या है? टेक्स्ट। कोई पूछेगा इसके लिए, दूसरे वाले के लिए टाइप, एट्रीब्यूट का नाम क्या है, तो क्या बोलोगे? टाइप। वैल्यू क्या है? पासवर्ड। कोई पूछेगा टैग क्या है? इनपुट। इतना बोल लोगे ना, बस इतना ही जानते रहो, क्या टैग है, क्या टाइप है, क्या सॉरी क्या एट्रीब्यूट है, क्या वैल्यू। अच्छा यही थोड़ा पहचान भी लो यही एक लाइन लिखी है। अब लो यही लाइन लिखी है, ये लाइन नंबर 77। तो देखो टैग क्या है? इनपुट। एट्रीब्यूट का नाम क्या है? टाइप। वैल्यू क्या है? हिडन। इसके पास एक ही एट्रीब्यूट नहीं है, इसके पास कई एट्रीब्यूट है। नेम। वैल्यू क्या है? एक्शन। वैल्यू एट्रीब्यूट है, वैल्यू क्या है? ऑथेंटिकेट। तो एक लाइन में यही मिलने वाला है तुम्हें, क्या? टैग और प्लस एट्रीब्यूट और वैल्यू। टैग और एट्रीब्यूट। कोई भी लाइन उठा के देखो, बताओ इस लाइन में क्या है? टैग क्या है? टीडी। टैग क्या है? टीडी है। कितने एट्रीब्यूट हैं? कितने एट्रीब्यूट हैं? 3 एट्रीब्यूट हैं और 3 वैल्यू है। हर एट्रीब्यूट के पास एक वैल्यू होती है। एक एट्रीब्यूट है वी अलाइन, एक है अलाइन और एक है विड्थ। और ये वैल्यू इतना पकड़ लोगे ना, ये जैसे टैग क्या है? टेबल। बॉर्डर क्या है? एट्रीब्यूट है। सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट है। सेल पैडिंग एट्रीब्यूट है। क्लास एट्रीब्यूट है। और बराबर करके जो लिखा है वो एट्रीब्यूट की क्या है? वैल्यू। और तुमको एक अंदाजा ये है कि एक एप्लीकेशन जो दुनिया के सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हो तुम लोग, ये जो सामने तुमको दिखता है ये बना है जिस भाषा में, वो क्या है? HTML। और यहीं से तुम सॉफ्टवेयर, अच्छा तुम बताओ फ्लिपकार्ट यूज करोगे तो कैसे यूज करोगे? इसी के सहारे यूज करोगे ना, कि कोड लिख के यूज करोगे, तब तो कोई कस्टमर इसको यूज ही नहीं करेगा। तो इसी को बोलते हैं क्या? यूजर इंटरफेस। और ये बना होता है जिस लैंग्वेज में, उसका नाम है क्या? HTML। ठीक है, और HTML में टैग जान गए क्या होता है, एट्रीब्यूट और वैल्यू क्या होता है, इतना जान गए। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में बताते हैं इसके आगे। हाँ यार, अभी तो तुम्हें, क्योंकि मेन बैकबोन यही है, तुमको ऑटोमेशन करना है ना। जो ये बटन सटन आ रही हैं, फुल जो चीज़ें हैं, ये सब अपने आप खुल जाएं, अपने आप बंद हो जाएं, यही सब चाहिए ना। तो सब काम तुम्हें कहाँ करना है? सारा काम तुम्हें करना है इसी HTML के ऊपर। ठीक है, चलो अभी थोड़ी ही समझ है, अगली क्लास में थोड़ा सा और क्लियर करेंगे, फिर हम इसको यूज करना क्या करेंगे, स्टार्ट।